था कि सुधा देवी जी मर गई हैं, यहाँ तो साक्षात खड़ी हुई हैं आपके सामने। 631 नंबर, इनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। आप तो जिंदा है? जिंदा है तो आप गवर्नमेंट नगर में मर गए तो हम क्या करें? ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होकर। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। दोस्तों, ये 2024 के बाद जो नया सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, ये वाकई ऐतिहासिक हो गया, खासकर उस सरकार के लिए और सरकार के दो मुखियाओं के लिए जो इतिहास रचने के बड़े जुगत में रहते हैं। यह पहली दफा है जब एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल संसद के अंदर हुआ हो जिस शब्दावली को सुन के बड़े से बड़ा सूरमा भी शर्मा जाए। लगे नारे किस बात के? गो बैक, गो बैक, तड़ीपार गो बैक। ये तड़ीपार कौन है? किसे सांसद बुला रहे थे तड़ीपार? और जैसे ही तड़ीपार शब्द सुना तो किसका चेहरा उतरा और कैसे मुरझाया, वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़े हीरो के माफिक एक एंट्री होती थी साहिब की, हर कोई चिल्लाता था नारे। आज जब वो आए तो कैसा माहौल था, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा अब बड़े बड़े अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने पोल खोलनी शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। बताया जा रहा है कि तुमने क्या बनाया 11 बरस में, 11 बरस में जो तुम कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस ने क्या किया, पूरा खर्रा मुंह पर दे मारा है। यही नहीं, इसके साथ आज आपको दिखाऊंगा कि अब आपको कोई आपकी गाड़ी या फिर आपका वाहन कोई ऐसी चेक नहीं करेगा कि उसमें मवेशी कौन है, दल संगठन नहीं, सिर्फ पुलिस चेक कर सकती है और इसके लिए कानून बन गया है। ये कहां बना कानून, और इसी के साथ साथ मुसलमान खुश क्यों हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो आप देखिएगा। तो इस वीडियो में देखिए, चेहरा उतरना लाजमी भी है दोस्तों। बैठे हुए हरिवंश जी लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मालूम है कि रिएक्शन से चीजें जाती हैं। अब देखिए, अब कौन सा सांसद है, किसने ये नारे लगाए, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें नारे लगे हैं, गो बैक, तड़ी पार गो बैक। अब ना मैं, मेरा चैनल इस बात के लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार नहीं है किसने नारे लगाए, क्यों लगाए और किसका चेहरा उतरा, वो आपको देख लेना चाहिए था खुद ही कि भैया कौन तड़ीपार नाम से चढ़ जाता है, कौन है तड़ीपार पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ी बात है। देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं अमित शाह के बुरे दिन आ गए। अच्छा, अमित शाह ही हैं, सॉरी मुझे नहीं मालूम था, सच में मुझे नहीं मालूम था अमित शाह ही तड़ीपार है, इसलिए क्या ही कह रहे, बताइए, मुंह के सामने नारे लग रहे हैं तड़ीपार गो बैक। अच्छा, लेकिन क्या है, इस दिन के लिए वही जिम्मेदार नहीं है क्या? उन्होंने अपनी अकड़ और पकड़ धकड़ से ऐसी छवि नहीं बना ली कि लोग उन्हें सम्मान की जगह घृणा की नज़र से देखते हैं। देखिए, ये बात कहीं हद तक तो सहमत होना चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी सख्ती नहीं होनी चाहिए, आपकी सरकार चलाने में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप सख्ती का लहजा सिर्फ और सिर्फ वहीं तक रखें जहां आपके अपने लोग हों। लेकिन जब बात विदेशों में आती है तो उसके बाद आप नतमस्तक होते हुए नजर आए तो जनता आक्रोशित होगी, और यही देखने को मिला। देखिए, काव्या नाम इंडिया नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने क्या लिखा, आज संसद में दो बड़ी चीज़ें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। मोदी जी आए तो उनका स्वागत हुआ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, और अमित शाह का स्वागत हुआ तड़ीपार गो बैक के नारे से। विपक्ष अब सरकार पर भारी पड़ रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। यकीन मानकर चलिए, उससे एक दिन पहले ही आपने देखा कि कैसे 11 बरसों में नहीं हुआ, कई बिल आए चले गए, पास हुए, लेकिन ये पहली दफा था कि जब अमित शाह के मुंह पर बिल की कॉपी दे मारी गई, जब फाड़ी गई और उछाल दी गई उनके मुंह पर, यह पहली दफा था। ये अमित शाह, ये सोचिए कि जो उरूज, मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं बार बार, उरूज पर जब आप थे तो यकीन मानकर चलिए लगता ही नहीं था दूर दूर तक आपको कोई पकड़ पाएगा, आप जैसा कोई नहीं टाइप का। चाणक्य है और आंधी तूफान जलजला, ये बताता है कि ये बिल्कुल डाउन ग्राफ है। एक ऐसे वक्त पर, एक ऐसे जगह पर जाकर आप खड़े हैं जहां आप यकीन मानकर चलिए सत्ता की डोर हल्की भी छूटी तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब स्थिति बहुत खराब होगी। जैसे आप लोगों को जेल भेजते रहे ना, अरविंद केजरीवाल जेल जाओ, मनीष सिसोदिया जेल जाओ, हेमंत सोरेन जेल जाओ, तुम जी जेल जाओ, वो भी जेल जाओ, ये भी जेल जाओ, ये स्थिति में आने वाले हैं। अब ये समझ गए कि अब वो हालात नहीं है जहां पर नैतिकता और शुचिता, क्योंकि नैतिकता और शुचिता इसी सरकार और इन दोनों ने मिलकर ही उसे जमीन में खोद कर गाड़ दिया। जो नैतिकता और शुचिता का जिक्र करते हैं ना, आप बड़ा नैतिकता का हवाला दे रहे थे ओम बिरला, नैतिकता और शुचिता इन दोनों ने ही जमीन में खोद कर गाड़ी है। तो अब नैतिकता शुचिता का न कोई
प्रवचन दे न बयान दे। अब हालत यही हो रही है। अब आगे देखिए, यहां पर एक बयान दिया गया अजय राय की तरफ से। अजय राय ने कहा 7 राउंड तक मैं आगे था, फिर वेबसाइट बंद और मोदी जीत गए, ये चुनाव नहीं साजिश थी। ये पहले भी आवाज उठाई, लेकिन आप कहेंगे कि पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाई थी, लेकिन सुनता कौन है? कोई सुनता है क्या इस देश के अंदर? चुनाव आयोग को देखा नहीं है? चुनाव आयोग किस तरीके से, चुनाव आयुक्त कैसी सही पहले वाली शेरो शायरी करते थे, यानी क्या कर रहे हैं? अब आइए, धांधली का जो जिक्र हो रहा था उसकी अब पड़ते कैसे उधर रही देखिए। कब डेथ हुई इनकी सुनी थी? 21 में 2021 में। नया वोटर लिस्ट जो बना है उसमें देख रहे हैं कि मेरी मां का भी नाम है, जो कि 4 साल पहले ही गुजर चुकी है। और वैसे चुनाव आयोग हर साल रिवीजन करता है लिस्ट का, तो यानी 4 बार तो रिवीजन हो ही चुका है अब तक। अब समझ आइए, आप समझ गए आप? ये बहुत दिक्कत है। चुनाव आयोग ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, जो मर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है उनका नाम काटा। आरा की गौरी देवी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है, गौरी देवी का नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में, गौरी देवी की जिंदा लड़के का वोट कटा है, ये बताया जा रहा। तो वहीं देखिए एक और ये इन्होंने भी किया है। इस वक्त हम गया के नौढिया गांव में मौजूद हैं। करीब 250 मतदाता यहाँ पर हैं, लेकिन 250 मतदाताओं में से करीब 60 मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों नाम काटे गए। और इनसे कहा गया कि आप ससुराल में तो रहती हैं, लेकिन आप अपने जाइए नैहर, यानी पिताजी का भी डॉक्यूमेंट, पिता के घर जाइए। बिहार के गया जिले के गांव में 60 मतदाताओं के नाम काटे जाना सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सबसे शर्मनाक ये है कि जरूरी कागज देने के बाद भी खासकर महिलाओं के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए। सवाल है कि आखिर क्यों? ये घटना दिखाती है कि सत्ता के खेल में आम नागरिक, खासकर महिलाएं, सबसे आसान निशाना बनाई जाती हैं। देखिए, ये पत्रकार की रिपोर्ट थी, न्यूज नेशन के पत्रकार है, उनकी है। एक और रिपोर्ट निकली, देखिए इन्हीं ने किया है, जरा देखिए। में था कि सुधा देवी जी मर गई हैं, यहाँ तो साक्षात खड़ी हुई हैं आपके सामने। 631 नंबर, इनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। आप तो जिंदा है? अब जिंदा है तो आप गवर्नमेंट की नज़र में मर गए, तो अब हम क्या करें? तभी ना वोटर लिस्ट पे नाम कट गया। इनको मृत्यु घोषित करके काट दिया गया ना। मेरे यहाँ ऐसा 3 केस है सर। बहुत क्रोध जगह कर्मचारी लोग पर, यहाँ के जनता लोग रोक दिया, नहीं तो हम ऑफिस में जाकर बहुत हल्ला गुल्ला करते। गुस्सा का अब नामे काट दिया है, तो अब जिंदो। अब मुझे बस एक बात पूछनी है, पूरी जिम्मेदारी बताऊं, ज्ञानेश कुमार को शर्म आती है? अपने आप को अधिकारी कहते हैं, शर्म आती है? तुमसे कहा जाता है तुम झूठे हो तो बौखला जाते हो, तुम मक्कार किस्म के आदमी हो तो बौखला जाते हो सकता है आप कहेंगे ये शब्द मत बोलिए, चुनाव आयुक्त है, होंगे। ये चुनाव आयुक्त हम जैसे टैक्स पेयर की सैलरी पर हैं। मोटी पगार, मोटा बड़ा बंगला, महंगे महंगे चश्मे, गाड़ी, शौक जो पूरे हो रहे हैं ना, वो हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे। सो काम क्या है इनका? निष्पक्ष चुनाव कराना। आम नागरिकों के साथ क्या किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है ये आदमी, से शर्म नहीं आती, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला। अब देखिए, बिहार की जिंदा लाशें। आरा में हमारी मुलाकात 3 जिंदा लाशों से हुई। चुनाव आयोग ने तीनों को लाश बताकर लिस्ट से नाम काट दिया। सुधा देवी, शंकर मदन, ये तीनों जिंदा हैं, पिछड़े समाज से और गरीब हैं। शंकर ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें भूत बना दिया। ये एक बयान जरूर सुनिए। ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। ये 480 एक संस्था थी अमेरिका की, जो दान में जो भूखे लोगों के लिए ये गेहूं देते थे, उसके ऊपर हम पल रहे थे। ये सारे आपके एम्स वेम्स कौन बना के गया? ये आपका अभी जहाँ इसरो है, ये क्या तुमने बनाया है? तुम्हारे बाप ने बनाया है? ये नेहरू के टाइम, और जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें। अब बताओ, इन सवालों को पूछ रहे हैं एम्स, इसरो और आईएम तुम्हारे बाप ने बनाए हैं क्या? ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है। मेजर जनरल CS धवन का ये पैगाम है, उन्होंने सवाल पूछा है। ये सुना भी जाना चाहिए और फैलाया भी जाना चाहिए कि कैसे हो रहा। आप जरा देखिए, यहाँ पर लताड़े भी कैसे आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी सुनिए। तो है कमीशन खोर, रुपया देखते हैं। इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? कमीशन खोर आप हो, आपका खानदान होगा कमीशन खोर, कांग्रेस कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया आदमी। खानदान पे कैसे आए? 2 कौड़ी की आदमी खानदान पे कैसे आए? पाकिस्तानी खानदान के व्यक्ति है, बात कर रहा हूँ, मुनीर के खानदान की बात कर रहा हूँ। और क्या ये सही है? चोर हो, लुच्चे हो, क्या ये सही है? अगर कांग्रेस मुनीर के खानदान के जबान संभाल के। तो ऐसे ही आजकल इनकी क्लास लग रही है।
एक तरफ हिंदुवादी संगठन के लोगों की क्लास, एक तरफ इनकी क्लास, संसद के अंदर इनके आकाओं की क्लास, क्या हो रहा है। चलिए खबर देखिए, एक जवान आए, सेना के जवान ने जहर खाया। वहीं ये देखिए, ये वही व्यक्ति हैं। क्या हुआ है मैं ज़रा बता देता हूँ। क्या बीजेपी विधायक वसूली कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में एक रिटायर्ड फौजी पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने वहां मौजूद लोगों से कहा, मैं जहर खाकर आया हूं। यह पता लगते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में रिटायर्ड फौजी को सिविल अस्पताल ले जाया गया। पूर्व फौजी का आरोप है कि गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर नंदू टैक्स के रूप में रोजाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखिए फंस गए एक और। अब यहाँ सुनिए, एक बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि आए दिन हिंदुवादी संगठन के लोग परेशान करते हैं ना। जरा देखिए, महत्वपूर्ण बिल है। कुरैश बिरादरी जो लोग भी स्लॉटरिंग का काम करते हैं, जानवर को ले आते हैं, ले जाते हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हमने कितनी बार इस सवाल को उठाया और पिछली असेंबली में तो मैंने कुरैश बिरादरी के लोगों को लेकर होम मिनिस्टर के साथ बैठा था, असेंबली में उठाया था और बहुत सारे लोगों ने इस इश्यू को उठाया। और चलिए, बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक कानून बन गया कि आपके जानवर, अगर आपने कोई गैर कानूनी किया है तो सिर्फ पुलिस एक्शन ले सकती है, कोई आपके जानवर को, गाड़ी को रोक नहीं सकता। मैं तमाम लोग तो गाड़ी को रोककर चेक करने का जो ठेका लेकर बैठे थे बेरोजगारी संगठन के मुखिया लोग, सॉरी बाबू, अब आप नहीं कर पाओगे, आप फिर से बेरोजगार हो गए। अब आपने गुंडाई की तो लतियाए जाओगे, खदेड़े जाओगे, और एक खदेड़ने की जिम्मेदारी अब कोई भी उठा सकता है बीड़ा, क्योंकि आपने बदतमीजी के सारे लेवल पार किए। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर तो कई घटनाएं ऐसी हुई। अब देखिए, मुरादाबाद में पुलिस ने मुस्लिम बैंड बाजे वालों को हिंदू नाम हटाने का आदेश दिया। ये काम लगातार देश के अंदर चल रहा है और बहुत जोरों से चल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। यही काम सरकारों के पास है, पुलिस के पास है, यही काम बचा है। इसके अलावा तो कोई काम बचा नहीं है। जब आ जाते हैं ये हिंदुवादी संगठन के लोग उत्पात काटने, तो उन पर फूल बरसाइए। अब देखिए खबर, डॉक्टर मुकेश कुमार ने क्या कहा। बीजेपी की तमाम राज्य सरकारों में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी सरकारें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम की है। यहाँ की सरकार बहुत ही बेशर्मी से बगैर संविधान और कानून की परवाह किए मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। अब देखिए, किसी ने शिकायत कर दी कि मुस्लिम बैंड वाले हिंदू नाम रखें। अव्वल तो हिंदू नाम क्या होते हैं, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अगर बैंड के नाम रखे जाए तो फिर भी आपत्ति समझ में आती है, मगर यदि कोई हिंदी भाषा शब्द लेकर नाम रखे तो क्या उसे भी हिंदू कहा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुरादाबाद के मुस्लिम बैंड वालों के नाम बदलने के लिए कहा है। बेचारे क्या करते, मान गए। वैसे 500 बैंड वालों में से उनकी संख्या केवल 20 है। असल में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मुहिम का यह हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, करिए, क्या क्या करेंगे आप, कितना कितना करेंगे। आपके पास ये नाम बदलना, नाम रोकना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसके अलावा आप पे है क्या कि गोमूत्र गोबर से कभी आगे सोच ही नहीं पाए। नमस्कार।